A very good evening to all of you. Here we discuss the Hindu important editorial. आज 20 अगस्त है, देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला एडिटोरियल है नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑन पीएम केयर फंड। अभी हम सबको पता है कि अभी जो पीएम केयर फंड में पैसे डाले जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से, एक नया फंड बनाया गया है पीएम केयर फंड। इसके पहले भी हमारी आज़ादी के टाइम पंडित नेहरू ने एक फंड बनाया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। तो अभी पीएम केयर क्यों बनाया गया, क्या उससे नहीं हो रहा था पूरा? तो अभी पीएम केयर फंड स्पेशली कोविड-19 के लिए बनाया गया। तो अभी इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि इसको कैग की ऑडिटिंग में आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि एक पब्लिक अथॉरिटी का फंड नहीं है और इसमें जो है वो कैग की जो रिपोर्टिंग है, ऑडिटिंग, वो नहीं होगी इसमें। तो इस पे चिंता जताते हुए राइटर कहते हैं कि ये गलत है। मतलब पीएम केयर फंड जो है उसमें सारे काम जो किए जा रहे हैं वो एज ए पब्लिक फंड की तरह किए जा रहे हैं, तो फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इसमें क्यों मना किया जा रहा है कैग की अकाउंटेबिलिटी की? कैग क्यों नहीं इसकी अकाउंटिंग कर सकता? तो इसमें आगे ये कह रहे हैं कि ये एक पब्लिक अथॉरिटी है ये फंड। क्यों पब्लिक अथॉरिटी? क्योंकि इसमें बहुत सारे जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय थे उनकी एक दिन की सैलरी इसमें कटी है। बहुत जितने पीएसयू थे उनकी सैलरी गई इसमें। जितने कॉरपोरेट डोनेशन जिनकी कंपनी थी, कॉरपोरेट कंपनीज, उन्होंने एज जो भी फंड दिए इसमें उनको कहा गया कि आपके जो रिलीफ इसमें जाएंगे फंड वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत होंगे। तो जब सारे काम आप एज ए पब्लिक फंड की तरह इसमें कर रहे हो तो आप इसको पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं मान रहे? ऐसा राइटर इसमें एक चिंता जताते हैं कि जो फंड है इसमें आप सीएसआर मान रहे हो, कह रहे हो कॉर्पोरेट डोनेशन है जो सीएसआर के तहत काउंट होगा, लोगों की सैलरी कट रही है, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें फंड दिए हैं, तो ये एक पब्लिक फंड, पब्लिक अथॉरिटी ही है, तो आप इसको ऑडिट करो। और इसमें बोला जा रहा है कि ये जो आरटीआई का एक्ट होता है उसके तहत भी इसमें आप कोई सूचना मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट इसमें निकल के आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं इसकी मतलब आवश्यकता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ता जाए और इसमें जो भी एक्चुअल डेटा है कि कितना फंड आया, कितना गया, इसकी भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक नहीं मिली है। थोड़े दिन पहले पीएम ने हमारे कहा था कि 100 करोड़ जो है इसमें हमने जो है स्पेंड किए वेंटिलेटर पे, माइग्रेंट वर्कर की वेलफेयर पे, वैक्सीन के डेवलपमेंट में और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बताया कि हमने खर्च किए, बट एक्चुअल में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, रियल इन्फॉर्मेशन, वो हमें नहीं पता है। उसके बाद कहा जा रहा है जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है उसमें बोल रहे थे कि जो इसका पैसा है यानी कि इस फंड को इसमें ट्रांसफर कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि इसका फंड जो है वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो पीएम केयर फंड है उसमें जो भी फंड है वो बजट से पैसे नहीं लेकर के दिए गए हैं। तो जब बजट का रोल इसमें नहीं, कि बजट से पैसे इसमें नहीं डाले गए हैं, ये इसमें लोगों ने जो पैसे इसमें दिए हैं वो उनकी एक वॉलंटरी कंडीशन है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कैग का कोई रोल नहीं, कैग की ऑडिटिंग के लिए भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिस पे राइटर चिंता जताते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। और इसमें अगर हम एक बात देखें कि जो पीएम केयर फंड था इसमें बोला गया कि अगर आप इसमें फंड डालते हो तो आपको 100% टैक्स एक्सेप्शन भी मिलेगा। तो और एक इमरजेंसी फंड है ये और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये एज ए पब्लिक फंड ही दिख रहा है, फिर भी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ऑडिटिंग करने के लिए और आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद इसका कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें कौन कौन है। इसमें जो प्रधानमंत्री हैं एज ए चेयरपर्सन इसके हैं बॉडी के, पीएम केयर के, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये तीनों मिनिस्टर भी हैं। 3 ट्रस्टी नॉमिनेटेड बाय द पीएम, इसमें 3 ट्रस्टी हैं जो नॉमिनेट पीएम करेंगे उनको। हु शैल बी एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ द रिसर्च, हेल्थ साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलैंथ्रोफी। इसमें मतलब आपके जो प्रधानमंत्री वो चेयर पर्सन रहेंगे, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, 3 लोग ये हैं और 3 ऐसे ट्रस्टी रहेंगे जिसको पीएम नॉमिनेट करेगा। वो किस सेक्टर से होंगे? वो हेल्थ से, साइंस से, सोशल वर्क से, लॉ से, पब्लिक एड से या फिर फिलैंथ्रोफी वर्क फील्ड से होंगे। तो ये हमने देख लिया कि पीएम केयर जो फंड है उसकी कंपोजिशन है, कौन कौन उसमें आता है और उसका क्या पर्पस था
और पीएम केयर फंड क्या है, और उसमें टैक्स की एक्सेप्शन जो दिए गए हैं, छूट दी है, उसके बावजूद भी उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो राइटर इस पर चिंता जताते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, चाइना और रसिया के टाइज जो आजकल बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का हमारा टॉपिक है, जो जीएस पेपर 2 का पार्ट है, आईआर का। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अभी क्या हुआ है कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनसे अपने रिलेशन को मजबूत बताया है और बताया कि हम जो है वो बेस्ट फ्रेंड और कलीग हैं। बहुत टाइम से उन्होंने अपने बोन होमी को बताया अपने दोनों को। तो इन दोनों की जो भी रिलेशन है वो आपस में क्यों मजबूत हो रही है, क्योंकि इस समय जो है इन दोनों का पहला रीजन तो ये है इनके टाइज मजबूत होने के, क्योंकि जो यूएसए है वो इस समय दोनों उसको एज ए एनिमी लेकर ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता चाइना भी और रसिया भी। तो इस वजह से रसिया और चाइना के टाइज जो है वो आपस में मजबूत हो रहे हैं। और भी बहुत सारे कंडीशन है जिसकी वजह से चाइना रसिया के जो ये टाइज मजबूत हो रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है अमेरिका, चाइना और रसिया का, ये जो है वो शेप ले रहा है एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का। ये अभी से नहीं चल रहा है, वो 1950 से चल रहा है। ये पूरी जो सिनेरियो है, इसमें पहले क्या था, 1950 के टाइम जब यूएसएसआर का इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, उसके पहले यूएसएसआर था और यूएसए जो था वो चाइना के फेवर में था। और उस समय चाइना रसिया की रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उस समय यूएसएसआर और चाइना एक तरफ था। तो उसके बाद जब कोल्ड वार हुआ, उसमें अमेरिका ने सोचा कि हम रसिया से बचने के लिए हम चाइना की हेल्प लेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वर्ल्ड वार में अलग अलग ग्रुप में थे। तो उसमें उसने एज ए चाइना को हेल्प के लिए यूज़ किया यूएसए ने। और उस समय उनके टाइज बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही चाइना एक ग्लोबल लीडर की तरह बढ़ने लगा तो यूएसए, चाइना और रशिया, इन तीनों के रिलेशन जो है वो खराब हो गए। लेकिन अभी फिर से दोबारा क्या, चाइना और रसिया के टाइज देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बारे में इसमें कहा जा रहा है। और जो कोविड-19 है उसकी वजह से चाइना की जो ग्लोबल पावर है, जो एम्बिशंस है, उसकी थोड़ी डिनाई हुई थी ग्लोबल में, उसकी थोड़ा क्रिटिसिज्म किया गया था। बट उसके बाद भी अभी इन दोनों के टाइज देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद इनकी जो मेन जो इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट था चाइना और रसिया के बीच, वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जैसे एक इनका बाउंड्री का एक डिस्प्यूट होता था रसिया का चाइना के साथ, तो वो अभी कह रहे हैं कि पीसफुल बाउंड्री रिजॉल्व हो जाइए। उनके बीच जो ट्रेड है वो एक्सपेंड हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड अब बढ़ने लगे हैं। और उनके बीच जो शेयर्ड डिस्ट्रेस पुश द रशिया क्लोजर टू चाइना, मतलब रशिया और चाइना एक दूसरे के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न रसिया पे जो है अमेरिका ने जितनी भी वेस्टर्न है, यानी कि यूएसए, उसने सेंसर्स लगा के रखा है रसिया के ऊपर। तो जो ऑयल और गैस की सप्लाई है वो रसिया अपने यूएसए में और वेस्टर्न यूरोप में नहीं कर पाता है। और अभी उसके लिए जो मार्केट ओपन है अपनी गैस और ऑयल के लिए, तो उसको रसिया को चाइना की मार्केट दिख रही है। इस वजह से चाइना के और क्लोज होता जाता हुआ वो दिख रहा है। बट इसमें कहा जा रहा है कि जब एक टाइम के बाद जब यूएसए की पॉलिटिक्स चेंज होगी, अभी जब उसका वहाँ पे इलेक्शन होगा और उसके जो प्रेसिडेंट चेंज होंगे, तो वहाँ पे क्या पता कि रशिया पे जो सेंसर्स लगे हैं आज के टाइम पे वो हटा दिए जाएं। तो उसके बाद क्या होगा कि रसिया जो है वो अपने ऑयल और गैस की सप्लाई यूरोप में करने की सोच सकता है। तब क्या होगा कि चाइना और रशिया जो अभी एक दूसरे की तरफ काफ़ी अच्छे क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कि उनके टाइज उस टाइम पे टूट जाए जब ये सिनेरियो चेंज होगा। अभी जो बताया जा रहा है चाइना और रसिया का जो ट्रेड है वो 108 बिलियन पे पहुंच गया है। और अभी भी रसिया की तरफ से थोड़ा ही सरप्लस है, ज़्यादा नहीं है। एक टाइम पे था जब रशियन की मार्केट में जो चाइना की करेंसी थी वो बहुत कम थी, बट अभी 13% पे पहुंच गई है। और जो कि रशिया में इसने जर्मनी को पीछे कर दिया है चाइना ने। तो और रशिया जो होता है वो ऑयल और गैस की सप्लाई करता है चाइना में, बट चाइना उस पर जितने भी प्लांट और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होती हैं वो उसको एक्सपोर्ट करता है। तो रशिया का एक ये भी कंसर्ट है कि आप हमें और भी चीज़ों की मार्केट एक्सेस करवाओ। ये इसके लिए हम मतलब ऑयल और गैस तो हम करते हैं, आप और भी चीज़ों की मार्केट जो है हमारे लिए ओपन करो। और दोनों के जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जो उनकी एक्टिविटी है वो बढ़ रही हैं।
चाइना और रसिया की, जैसे चाइना और रसिया के बीच एक पल्स ऑफ साइबेरिया भी साइन हुआ था, जो एक पल्स ऑफ साइबेरिया में क्या था, पल्स ऑफ साइबेरिया एक 1800 माइल्स की एक लॉन्ग पाइपलाइन है जो चाइना और रसिया के बीच डेवलप हो रही है, जो कि 400 बिलियन की डील हुई है दोनों के बीच में, और इसमें वो सप्लाई करेंगे एक दूसरे को। तो चाइना और रसिया की ये पल्स ऑफ साइबेरिया इन दोनों के बीच में है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन, जो सी जिनपिंग है वो अपनी कंट्री को जो है रिजुविनेशन की तरह बताते हैं और कह रहे हैं कि चाइनीज का जो डर है वो अब खत्म हो गया है। और वहाँ की जो वाइस फॉरेन मिनिस्ट्री थी फू यिंग, उन्होंने कहा कि हमारी जो अथॉरिटी वाइज है वो चाइना में हमारी बढ़ रही है और एज ए ग्लोबल लीडर हम बढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा जो रशिया है वो डिसकम्फर्ट है फू यिंग के जो भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी उससे। बॉर्डर इशू जो है उनके बीच वो रिजॉल्व हो गए, फिर भी अभी डिसकम्फर्ट है रसिया, क्योंकि जो उसका ईस्टर्न पार्ट है वहां पे चाइनीज के लोग काफी आ रहे हैं। तो रशिया का ऐसा सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना अपनी पॉपुलेशन पहले यहाँ पे बढ़ा ले हमारे ईस्टर्न कोस्ट में, उसके बाद वो कुछ अपना स्टैंड ले, क्योंकि बहुत पहले क्या हुआ था 19वीं सेंचुरी में जो रशिया की शरित रशिया होते थे उन्होंने चाइनीज की 6 लाख स्क्वायर माइल्स की टेरिटरी को कब्जा कर लिया था। तो रशिया का एक ये भी कंसर्न है कि क्या कहीं ये उस टेरिटरी को लेने के लिए ऐसा हम पॉपुलेशन जो ईस्टर्न कोस्ट मॉस्को जो वहाँ पे बढ़ रही है उनकी पॉपुलेशन, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि चाइना के इसके पीछे कोई चाल हो। तो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा ऐसा सोचता है रशिया। चाइना बिकमिंग ए थ्रेट रशिया टेरिटरी इंटीग्रिटी, तो रशिया एज ए इंटीग्रिटी अपनी जो टेरिटरी पर है उसको एक थ्रेट की तरह चाइना को ले रहा है, पूरी तरीके से अभी रिलायबल चाइना पे होने से डर रहा है। ट्रेड सरप्लस की बात कर ली। चाइना थ्रू एनर्जी डिपेंडेंसी, क्या कह रहे हैं कि अभी जो चाइना है वो पूरी तरह से एनर्जी पे डिपेंड है रशिया पर, और रशिया को क्या चाहिए, रशिया को केवल अपनी फाइनेंस नीड को पूरी करना चाहता है, और वो अपनी जो इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी है कि उसकी धरती पर कोई और आ जाए, वो किसी और पर डिपेंड हो जाए, रशिया ऐसा नहीं चाहता। और इस वजह से कि रशिया का थोड़ा प्रॉब्लम इस चीज में हो रही है कि चाइनीज पॉपुलेशन जो उसके ईस्टर्न कोस्ट में बढ़ रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं वही कि जब रिपेयर हो जाएंगे टाइज उनके यूएसए के साथ, तो क्या इन दोनों के बीच में ये जो रिजीम है अभी वो सही रहेगा, बाद में तो बिगड़ सकता है जब यूरोप में और यूएसए के साथ रशिया अपने ट्रेड करना शुरू कर देगा। अभी क्या हुआ है, S-400 के जो मिसाइल सिस्टम है उसको रशिया ने चाइना को दिए हैं। तो लास्ट जो चाइना को रशिया ने वो दिए वो यही S-400 है, जिसको ये अपने मिलिट्री उसमें रशिया ने चाइना को दिए हैं। तो रशिया बैकआउट सच ए सेंट्रल एशिया एंड आर्कटिक रीजन, मॉस्को इज इन रियल डेंजर ऑफ द परमानेंटली बिकनिंग ऑफ द जूनियर पार्टनर। जो हमारा रशिया है वो अपने आप को जूनियर पार्टनर की तरह नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो खुद एक ग्लोबल पार्टनर था, वो अपनी यूएसएसआर वाली पुरानी ग्लोरी को चाहता है और जूनियर पार्टनर के रूप में खुद को नहीं देखना चाहता। और चाइना की जो डिपेंडेंसी है उस रशिया पर वो अभी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से अभी ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरीके से रशिया चाइना पर डिपेंड हो जाएगा तो ये थोड़ा मेजर थ्रेट हो जाएगा। तो इस पे आर्टिकल में कहा जा रहा है इंडिया रशिया टाइज जो हैं वो अभी मजबूत होते दिख रहे हैं, फिर भी पॉलिटिकल रिलायबल दोनों के बीच में दिख रहा है, ट्रस्टवर्दी है, डिफेंस सप्लायर हो रहे हैं, और मल्टीपोलैरिटी का जो कंसेप्ट है वो दिख के आ रहा है। तो इंडिया और रशिया के इन चाइना और रशिया के बढ़ते जॉइंट जो टाइज हो रहे हैं, जो स्ट्रेंथन हो रहे हैं दोनों के रिलेशन, तो उस पर इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये है कि अभी इस टाइम पे क्या आ रहा है कि रसिया खुद ये चाहता है कि चाइना का डोमिनेंस ना हो, ना यूएसए का हो। तो और इंडिया का चाहना भी यही है कि जो वर्ल्ड है वो एक मल्टीपोलर की तरफ अग्रेशन हो उसका, ना कि कोई एक कंट्री का डोमिनेंस हो पूरे वर्ल्ड पे। तो इंडिया और रशिया में कॉमन ये कि दोनों मल्टीपोलैरिटी को लेकर के चाह रहे हैं, तो इन दोनों में ये चीज कॉमन है। और इंडिया और रशिया के रिलेशन पे चाइना और रशिया के रिलेशन स्ट्रेंथन होने से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा कि रशिया चाइना की जो भी मेनली इंटीग्रेशन है, उनकी जो भी विल पावर है वो सामने आ जाएगी
और उसके बाद जो रशिया और चाइना के जो भी टाइज अभी मजबूत होते दिख रहे हैं वो फिर से वैसे हो जाएंगे जब यूरोप में इलेक्शन होंगे और यूएसए के जब प्रेसिडेंसी इलेक्शन के बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट वहां पे बन के आएगी जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं रसिया के ऊपर उनको हटा दिया जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल था चाइना रसिया के बढ़ते हुए टाइज के बारे में। आज से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एथिक्स का, जिसमें हम एक टॉपिक डेली डिस्कस करेंगे एथिक्स में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपैथी वर्सेस इम्पैथी। इम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों दिखते एक जैसे हैं बट उसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे। तो इसके लिए हम पहले समझते हैं कि सिंपैथी होती क्या है। सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी refers to the ability to take part in someone else feeling, mostly by feeling sorrowful about their misfortune। इसमें क्या होता है कि आप जब दूसरों की मन को समझते हो तो उसको कहते हैं सिंपैथी। सिंपैथी होते फीलिंग, दूसरों को समझना, यानी कि आप इमोशनली आप जब किसी को समझते हो तो उसको बोलते हैं सिंपैथी। और सिंपैथी में आप इमोशनली इंपॉर्टेंस भी देते हो और कंपनसेट भी कर सकते हो, यानी कि करुणा और जो भावनात्मक समानुभूति होती है, हिंदी में समानुभूति बोलते हैं। तो ये जब दोनों ज्वाइंट होती हैं तो उसको बोलते हैं सिंपैथी, यानी कि अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपैथी। और इम्पैथी जो होती है उससे एक कदम ऊपर होती है। इम्पैथी का मतलब होता है कि आप दूसरों को समझो। यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल फीलिंग एज इफ वी वर हैविंग देम ओरसेल्फ। आप इस तरह दूसरों की फीलिंग समझते हो जैसे आप पर वो चीज गुजर चुकी है, यानी कि आपने उसका एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो इम्पैथी ये होती है। इम्पैथी में क्या होता है डिफरेंट? इम्पैथी में एक वर्ड संज्ञान मतलब कॉग्निटिव इंपॉर्टेंस भी उसका बढ़ के आता है, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक समानुभूति, यानी कि आप चीजों को समझते हो, जानते हो दूसरों की, उसको महसूस भी करते हो और एक टाइम पे आपको लगता है कि हम सामने वाले की मदद भी कर दें। तो ये पूरा इम्पैथी का फॉर्मेट जो हमारे जो डेनियल गोलमेल है उनके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डेनियल गोलमेल ने इम्पैथी को कैटेगराइज किया। एक कॉग्निटिव इंपॉर्टेंस, एक इमोटिव इम्पैथी, एक कंपेंसेट इम्पैथी, यानी कि आप दूसरों को संज्ञान लो, यानी कि समझो। तो फिर इमोशनल में आप उसकी भावनाओं को महसूस करो। और थर्ड स्टेज पे कंपनसेट, अगर आपको लगता है कि आप मदद कर सकते हो तो आप उसकी मदद भी कर सको। तो ये होता है इम्पैथी। तो सिंपैथी में हमने डिफरेंस देखा कि क्या होता है सिंपैथी और क्या होता है इम्पैथी। बट अभी थोड़ा सा ये देखेंगे कि एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि सिंपैथी और इम्पैथी को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको दो एग्जाम्पल देने पड़ते हैं एग्जाम पे। तो देखते हैं कि एक 3 फ्रेंड को लेके चलते हैं A B C। ठीक है, एक फ्रेंड की तीनों फ्रेंड की एज सेम है, 16 ईयर के तीनों है, क्लास 11th में पढ़ते हैं। ए की क्या है, जो मदर है वो अभी जीवित है, बी की माता का अभी अभी निधन हो गया रिसेंट में, और सी की माता का जो निधन हुआ है उसको हुए 3 साल बीत चुके हैं। तो आप ये बताइए किसके प्रति सिंपैथी कौन रहेगा, कौन इम्पैथी रहेगा? ए की माता जो अभी जीवित है, बी की माता का अभी अभी निधन हुआ और सी की माता 3 साल पहले गुजर चुकी हैं। तो जिसकी माता अभी जीवित है ए, उसको उस चीज का फीलिंग केवल होगा, वो एक्चुअल कंडीशन को नहीं समझ पाएगा, यानी कि ए का बी के प्रति ओनली सिंपैथी हो सकता है। लेकिन सी की माता 3 साल पहले गुजर चुकी हैं, इसलिए सी का बी के प्रति इम्पैथी होगा। इम्पैथी को आप बड़ा बोल सकते हो, यानी कि इम्पैथी इज ग्रेटर देन सिंपैथी। तो आप ये कह सकते हैं कि सी जिस मात्रा में बी की स्थिति को समझेगा, ए उस मात्रा तक नहीं समझ पाएगा। तो ये सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस हो गया। आप और एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, उसकी किसी ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग हुई है। ठीक है, उड़ीसा में किसी जनजातीय क्षेत्र में अगर उसकी पोस्टिंग हुई है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्राइबल है, बहुत ज्यादा गरीबी है, तो वो क्या करेगा उन लोगों के प्रति? वो कभी गरीबी नहीं झेली है उसने, तो वो उन लोगों को केवल समझ पाएगा, उसे उन लोगों के प्रति केवल सिंपैथी होगी। तो ये एग्जांपल होगी जहाँ पे सिंपैथी होगी, लेकिन वो इम्पैथी इसकी नहीं होगी। एक लड़का है जिसके पापा, दूसरा एग्जांपल है, एक लड़का है जिसके पापा जो है वो डायबिटीज पेशेंट है, उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो जो बच्चा है वो अपने पिता की हालत को समझेगा
लेकिन वो एक्चुअल नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो यहाँ पे भी सिंपैथी होगी, इम्पैथी नहीं होगी। अब वो एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे इम्पैथी होगी बट सिंपैथी नहीं होगी। ठीक है, जैसे माता पिता, जैसे किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसको बहुत खुशी होती है, तो वहां पे क्या होगा कि माता पिता को भी उस बच्चे के प्रति क्या होगा, खुशी होगी, क्योंकि माता पिता ने भी उस अपने टाइम पे उस सिलेक्शन की खुशी को महसूस किया है, तो सेम चीज उन्होंने कर रखा है, तो उनको यहाँ पे इम्पैथी होगी लेकिन सिंपैथी नहीं होगी। सिंपैथी क्यों नहीं होगी, क्योंकि सिंपैथी में एक वर्ड होना जरूरी है, वो है शोरो, यानी कि आप सिंपैथी तभी दोगे जब दुख हो, लेकिन यहाँ पे तो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ना, यहाँ तो खुशी है, तो सिंपैथी और इम्पैथी में ये डिफरेंस हुआ और ये एग्जाम्पल हुए। सिंपैथी और इम्पैथी दोनों हो, ऐसी कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसे बहुत रेयर एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिसमें से आपने सामने वाले की केस आपके साथ नहीं हुआ फिर भी आपने उसका मिलता जुलता कुछ एक्सपीरियंस झेला हो, ऐसे रेयर सिचुएशन होते हैं। तो इसमें आप मतलब इम्पैथी प्लस सिंपैथी दोनों के मतलब दोनों हो सकते हैं, तो ऐसे ये एग्जाम्पल है। एक और देख सकते हैं, जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, आपने भिखारी को देखा, आपको लगा कि हम उसकी मदद कर दें, तो ये आपका उसके प्रति सिंपैथी ना कि इम्पैथी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस। अब देखते हैं कि सिंपैथी और इम्पैथी में क्या क्या चीजें सिमिलर हैं। देखो, दोनों का ओरिजिन जो है एक ग्रीक भाषा पैथोस से निकला हुआ, दैट वाज द सिमिलर पॉइंट इन बोथ कंडीशन। और इन दोनों ही कंडीशन में हम कनेक्ट होते हैं दूसरे इंसान से, यानी कि एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर, तो दैट वाज द सिमिलर 2 पॉइंट बिटवीन सिंपैथी एंड इम्पैथी। अगर डिफरेंस की बात करें तो सिंपैथी में हम दूसरों को महसूस करते हैं और इम्पैथी में हम उसको समझते भी हैं उस गहराई तक, यानी कि डीप कंसेप्ट होता है, डीप लेवल होता है इम्पैथी का। सिंपैथी में दुख पीड़ा का मामला होता है और इम्पैथी में जब मूड अच्छा होता है तो भी हो सकती है, तो इम्पैथी में अच्छा हो सकता है लेकिन सिंपैथी में होने के लिए जरूरी है कि दुख हो वहां पे। ठीक है, और इम्पैथी में हमेशा, जैसे सिंपैथी क्या होती है उसमें मैं और वह का अंतर बना रहता है, यानी कि हम तुम्हारे प्रति सिंपैथी हो सकते हैं लेकिन इम्पैथी को जब नहीं समझते तो मैं वो अंतर बना रहता है, बट इम्पैथी में ऐसा कोई अंतर नहीं देखने को मिलता। तो ये हमारा रहा सिंपैथी और इम्पैथी का डिफरेंस। अगले लेक्चर में हम एक और डिफरेंस इथिक्स का जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। प्लीज डू